2026 की सबसे बड़ी सब्जी मंडी को कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाने की वजह से बंद करना पड़ा। अब वहां की सब्जी मंडी को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में आईएसबीटी यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डे में शिफ्ट कर दिया गया। और चंडीगढ़ के सबसे बड़े बस अड्डे के जिन प्लेटफॉर्म पर कभी बस यात्रियों की भीड़ होती थी, वहां अब सब्जियों की थोक दुकानें खोल दी गईं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 आईएसबीटी को सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सेक्टर 26 सब्जी मंडी के नजदीकी बापू धाम इलाका है, जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं सेक्टर 17 के बस अड्डे को सब्जी मंडी में तब्दील हुआ देख लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। यहाँ सोचें तक भी सब्जी बिकेगी। यहाँ तो साफ सुथरा था, बस स्टैंड था, आने जाने के लिए बना हुआ था। चंडीगढ़ का मेन सेक्टर 17 है ये। यहाँ आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ सब्जी के थोक और फुटकर दुकानदारों को ही मंडी में तब्दील बस अड्डे में आने जाने के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। वो तो सर परेशानी तो वहाँ पे भी थी, यहाँ तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगा। वहीं चंडीगढ़ में सब्जी के थोक दुकानदारों का आरोप है कि मंडी शिफ्ट करने से उनकी परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ दिक्कत आ रही है, लेबर पहले है नहीं, अब लेबर वहाँ से लेके आनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है। उनको खाना खाने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों ने कोरोना से होने वाली मौतों का ब्यौरा सरकार को भेजा तो राजधानी में मौतों की संख्या में अचानक उछाल आ गया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक एक दिन पहले आधी रात तक दिल्ली में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 86 हो गई। जबकि एक दिन पहले दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में दावा किया गया था कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। बता दें कि दिल्ली में 2 दिन पहले एक अस्पताल की ओर से जारी कोरोना की मौत के आंकड़ों और दिल्ली सरकार की बताई संख्या में काफी अंतर था, जिस पर सियासत गरमाई तो दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि कोरोना से मरने वालों का ब्यौरा रोजाना सरकार को भेजा जाए। और उसी के बाद कोरोना से 13 और लोगों के मरने की जानकारी सामने आई तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी कि मौत की ये संख्या एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों के छोटे आंकड़े अब सामने आए हैं। 13 कल डेथ रिपोर्ट की गई हैं। मैं आपको टोटल डेथ का आंकड़ा 86 हो गया है। हमने सभी हॉस्पिटल्स को लिखा था कि जो डेथ रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे, जो उसके लिए डेथ की रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, तो उन सबसे कहा गया है कि तुरंत भेजें, तो उन्होंने भेजी है। तो ये डेथ कल की नहीं है, पिछले कुछ दिनों की मिलाकर है। कोरोना के खतरे की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन ने कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी। गुजरात में सूरत में भी पिछले 1.5 महीने से हजारों मिल, कारखाने, फैक्ट्रियां, दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लॉकडाउन में अब तक अकेले सूरत में इस कारोबार से जुड़े हजारों लोग नौकरियां गंवा चुके हैं और कई छोटे कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। मजदूरों की गांव वापसी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जब तक मजदूर वापस नहीं आएंगे, सैकड़ों फैक्ट्रियों में काम शुरू होना भी मुश्किल है। सूरत में कोरोना की वजह से कपड़ा उद्योग को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे करीब 350 इंडस्ट्रीज है और ये पूरा समझो कि 1.5 महीना, मेरे को लगता है 2 महीना तक चलेगा। तो कम से कम 800 से 1000 करोड़ जो नुकसान है वो टाली टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को है। सूरत में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हैं। बड़े बाजार जहां से देश भर में सूरत से कपड़ा जाता है, वहां दुकानों पर ताला लटका है। ये संकट कपड़े के कारोबार की तो कमर तोड़ ही रहा है, साथ ही कारोबारियों की चिंता ये है कि मजदूर नहीं होंगे तो दोबारा काम कैसे शुरू होगा। कोरोना संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर उन्हीं की सरकार में मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि पाकिस्तान की संसद में विशेष चर्चा के दौरान वहां के विदेश मंत्री को कोरोना पर ब्रीफिंग के लिए खड़ा करने की क्या जरूरत है। हमसे तो ना किसी ने पहले डिस्कशन की, ना ये पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, ना उन्होंने ये पूछा कि ये बीमारी है क्या, इसमें मसाइल क्या है। और देखिए, फ्रैंकली मैं भी इसमें ब्रीफिंग का अहल नहीं हूँ और फ्रैंकली हेल्थ मिनिस्टर भी कोई इतने वो वायरोलॉजिस्ट नहीं है। ये तो आपको पाकिस्तान के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर फैसल को बुलाना चाहिए, जो इसमें और बाकी वायरोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाना चाहिए। तो मैं बड़ा ये फ्रैंकली मायूस होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हम पार्लियामेंट को किस तरह से रन करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर विशेष पैकेज की मांग की थी। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं।
मैं सरकार से विनती करता हूँ, इनको आप घर पहुँचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। जयपुर में क्वारंटीन किए गए ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इन दोनों जवानों को कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों जवानों ने क्वारंटीन सेंटर में ही अपनी शादी की सालगिरह मनाई। एक जवान ने केक भी काटा और वीडियो कॉल के जरिए अपनी पत्नी को सालगिरह की बधाई दी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने क्वारंटीन किए एक जवान के घर पर भी केक भेजा, जहां जवान की पत्नी ने केक काटकर अपनी सालगिरह मनाई। दिल्ली में रोहिणी के शाहबाद डेयरी इलाके में राशन लेने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। ये लोग सरकार की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रहे राशन को लेने के लिए एक स्कूल के बाहर जुटे, लेकिन खाने पीने का सामान पहले पाने की होड़ में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। इनमें कुछ लोग बच्चों के साथ भी वहां पहुंचे। इन लोगों को इंतजार था तो बस स्कूल के गेट के खुलने का। इसी वजह से वो बिना लाइन बनाए ही एक जगह इकट्ठा हो गए। स्कूल के बाहर तैनात पुलिस वाले राशन लेने पहुंचे इन लोगों को लगातार दूरी बनाए रखने के लिए हिदायत देते नजर आए। हालांकि जो लोग राशन लेने पहुंचे उनमें ज्यादातर मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के मंडला में एक चेक पोस्ट पर तैनात नर्स अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच में जुटी इस नर्स ने काम की वजह से अपने 2 साल की बेटी से भी दूरी बना ली है। अपनी सारी परेशानियों की परवाह किए बिना ये नर्स लगातार अपने काम में जुटी हुई है। कई बार तो इस नर्स की पड़ोसी इसकी बच्ची की देखभाल करते हैं और घर लौटने पर भी ये दूर से ही अपनी बच्ची को देख पाती है। मेरी तो बहुत इच्छा होती है उसको खिलाने की, लेकिन वहाँ से आती हूँ तो थोड़ा मेरे को डर लगता है उसको खिलाने में। पास आने के लिए होती है लेकिन दूर से ही उसको लार दो लार करके अभी अपना काम मैं पहले उसको महत्व दे रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के मजदूर ट्रेनों के जरिए अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसी ही एक ट्रेन 1600 से ज्यादा मजदूरों को लेकर गुजरात के वडोदरा से यूपी के अलीगढ़ पहुंची, जहां ट्रेन से उतरने के बाद पूरी सावधानी बरतते हुए सभी मजदूरों की जांच की गई। प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक मिलने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। हमारे पास सीटी उपलब्ध कराई गई थी, इसमें करीब 8 जिले के पैसेंजर्स थे, तो उनके लिए जो है बसों की व्यवस्था करवाई गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बसों को भी सैनिटाइज किया गया। उसके बाद ही मजदूरों को बसों में बैठने की इजाजत दी गई। बस में बैठे मजदूरों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गई। और यहाँ पर हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सबको घर पहुँचाया जा रहा है। अहमदाबाद से भी एक ट्रेन से करीब 1300 मजदूर यूपी के उरई पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर ही सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया गया, जबकि उनके साथ मौजूद बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया गया। जांच के बाद मजदूरों को कई बसों की मदद से घर भेज दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में कोरोना से लड़ाई के लिए मिल रही मदद के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को रोशनी से सजाया गया। वहां बुर्ज खलीफा के जरिए लोगों से जरूरतमंदों के लिए दान देने की अपील की गई, जिसके एक हफ्ते के अंदर ही वहां करीब 12 लाख लोगों के खाने के लिए रकम जुटा ली गई। खाने के हर पैकेट के बदले बुर्ज खलीफा में एक लाइट जलाई गई। इस तरह पूरी इमारत रोशनी से नहा गई। खास तरह की लाइटों के जरिए वहां पूरी इमारत को सजाया गया। इस दौरान इमारत पर ही कई तरह के संदेश भी दिए गए। वहां पिछले हफ्ते इस तरह की मुहिम शुरू की गई थी, जहां कुछ दिन के अंदर ही भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली गई। इस रकम से वहां जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, अब वहां 1 करोड़ लोगों के लिए खाना पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संकट की वजह से बांग्लादेश में फंसे कश्मीर के रहने वाले 161 मेडिकल के छात्रों को श्रीनगर लाया गया। ये सभी बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से ही फंसे थे। बांग्लादेश में फंस जाने के बाद सभी छात्रों ने भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया, जिसके बाद कश्मीर के रहने वाले इन 161 छात्रों को एयर इंडिया के विमान से श्रीनगर लाया गया। श्रीनगर के डीसी ने बताया कि 168 छात्रों को लेकर एक और विमान आज श्रीनगर आएगा। फूड शॉर्टेज का मसला हुआ था स्टार्टिंग में, बट जब हमने एम्बेसी से उनसे रब्ता किया, उनसे बात की, तो देन उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। हमें मुश्किल था चिट्टागांव से ढाका के ले आना, तो उनने हाफ पेमेंट उनने कर दी। उनने हमारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया। एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, मतलब कि काफ़ी बहुत अच्छी उनने हमारी हेल्प कर दी हमें वापस आने में। आज जो भी बच्चे आए हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने रखी हैं। क्वारंटाइन सेंटर अच्छे होटल्स में यहाँ पे रखे हैं,
इसके बाद यहाँ पे इनका सैम्पलिंग होगा, टेस्ट होगा। 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल है, तो अराइवल पे इनको वहाँ ले जाया जा रहा है। उसके बाद जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे और 14 डेज़ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद घर भेजा जाएगा इनको। गुजरात के सूरत में फंसे मजदूरों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। मजदूरों ने गांव वापसी की मांग करते हुए सरकारी आदेशों के खिलाफ एक रैली भी निकाली। और इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। सरकारी आदेशों और लॉकडाउन के बावजूद ये रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सूरत के एक इलाके में तो हजारों मजदूर धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। कई इलाकों में मजदूरों ने प्रदर्शन कर उन्हें उनके गांव भेजने के लिए इंतजाम करने की मांग की। पिछले कई दिनों से लगातार सूरत में मजदूर गांव वापसी के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे पुलिस की मुश्किल और कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार राज्य की अलग अलग जेलों में बंद 35,000 कैदियों में करीब आधे यानी 17,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ेगी। इन 17,000 कैदियों में 5,000 विचाराधीन कैदी हैं जिन पर चल रहे मामलों में अभी फैसला आना बाकी, जबकि 3,000 कैदी ऐसे हैं जो अलग अलग केस में 7 साल तक की सजा काट रहे हैं। वहीं 7 साल से ऊपर की सजा काट रहे 9,000 कैदियों को भी पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया गया है। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब आर्थर रोड जेल में बंद 185 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिनके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, जैसे कि रेप का गुना या बैंक फ्रॉड या बाकी आर्थिक घोटाला, ऐसे जो गंभीर प्रकार के गुने, इनको छोड़ के 17,000 कैदियों को टेम्पररी रिलीफ देके इनको पैरोल मंजूर किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे बंगाल के लोगों ने ममता सरकार से उनकी वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई। सभी लोग लॉकडाउन लागू होने की वजह से हरिद्वार में ही फंस गए थे और दूसरे राज्यों के लोगों को वापस जाते देख ये लोग भी एकजुट हो गए और ममता सरकार से उन्हें वापस ले जाने की मांग की। ये सभी लोग शहर के एक इलाके में पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस वालों से उन्हें घर भेजने की अपील की। भीड़ में शामिल कुछ महिलाओं ने हाथ जोड़कर ममता सरकार से मदद की गुहार लगाई। दीदी, हम लोगों को घर भेजने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार में मंत्री मदन कौशिक ने इन लोगों की हर संभव मदद करने का दावा किया और पश्चिम बंगाल सरकार पर अपने ही लोगों की अनदेखी करने के आरोप लगा दिए। हमने वहाँ के सांसदों से बात की, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की, वहाँ की सरकार से बात की, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान ऑफिस जाने की छूट मिली तो कई लोग नियमों की अनदेखी करते दिखे, वो भी तब जब लखनऊ को कोरोना की वजह से रेड जोन घोषित किया जा चुका है। जहां लॉकडाउन में छूट इस शर्त के साथ दी गई कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्कूटर या मोटरसाइकिल की पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठेगा। राजधानी लखनऊ रेड जोन में जरूर है, लेकिन सड़कों को आपको देखकर नहीं लगेगा कि यहाँ कोई नियम। आप देखिए कि लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और देखिए नियम भी तोड़ते नजर आ रहे हैं। आप बाइक पर देखिए 2 लोग जा रहे हैं, उसमें खुद पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। और पाबंदी के बावजूद मोटरसाइकिल या स्कूटी पर 2 लोग क्यों बैठे, ये पूछने पर लोग अपनी मजबूरी सुनाने लगे। सारी जानकारी है हमको, लेकिन हमको छोड़ने जा रहे हैं सामने तक। एक आदमी जाता ना? बिल्कुल एक आदमी तो एक आदमी का है। सर, एक गाड़ी अगर किसी की खराब हो जाए तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता में बहुत ज़्यादा, अगर 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है तो इतनी मदद सामने वाला कर सकते। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे सैकड़ों मजदूर भोपाल में एक सड़क किनारे बैठे दिखाई दिए। मजदूरों ने बताया कि वो भिवंडी से करीब 9 दिन पहले चले और अब कभी पैदल तो कभी किसी ट्रक वाले को पैसे देकर यात्रा तय करते रहे। मजदूरों के मुताबिक रास्ते में उन्हें कभी कभी खाना भी मिल जाता तो वो खा लेते। मजदूरों ने बताया कि जहां वो काम करते थे वहां से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली और जब उन्होंने पैसे मांगे तो उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? भिवंडी से। कहाँ जाना है आप लोगों को? इलाहाबाद। कैसे क्या चले हैं? क्या कुछ समस्या आई है आपको रास्ते में? समस्या डोलते डोलते आ रही हूँ, ना खाने का है कुछ है, सब झलका पड़ गया है। भिवंडी से आ रहा हूँ। क्या करते थे वहाँ पे? लूम चलाता था, सेठ लोग 1 रुपया नहीं दिए, जो पैसा था हम सब खाए। इसके बाद जब मरने वाली नौबत आ गई तो ये हुआ चलो पैदल ही चल देंगे। तो वैसे रास्ते में खाना पीना, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई 150 रुपया बच्ची को देख के दे रहा है। ऐसे हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। यूपी के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने महोबा की सीमा पर फंसे गुजरात और महाराष्ट्र से आए हजारों मजदूरों की खराब हालत के लिए इलाके के डीएम और एसपी को जिम्मेदार बताया और इस दौरान उन्होंने डीएम और एसपी पर विवादास्पद बयान भी दे दिया।
कैमा बॉर्डर पे कितनी भीड़ लगी है, रोज 4-5 हजार लोगों की भीड़ रहती है। क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं ये लोग? ये अनाड़ी जिलाधिकारी, अनाड़ी एसपी क्या बिगाड़ेंगे मेरा? ये चोर हैं, ये दलाली खाते हैं, ये चोरी करते हैं, इनका मैं बाल से खाल उखाड़ सकता हूं मैं। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक बुजुर्ग से लूटपाट की गई। ये बुजुर्ग सुबह के वक्त दूध लेने के लिए दुकान पर गए थे, जहां से वापस आते हुए उन पर 2 लड़कों ने पीछे से हमला कर दिया और उनसे उनका मोबाइल और कुछ कैश छीन लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों लड़के कुछ देर तक बुजुर्ग का पीछा करते रहे और फिर जैसे ही बुजुर्ग स्कूटर के पास पहुंचा, एक लड़के ने उनका पीछे से गला पकड़ लिया, जबकि दूसरा लड़का बुजुर्ग से लूटपाट करने लगा। लूटपाट के बाद लड़कों ने बुजुर्ग को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और वहां से भाग गए। इस घटना में बुजुर्ग को मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली नोएडा की सीमा पर पुलिस की सख्ती ने बिना पास के काम पर निकलने वालों की मुसीबतें बढ़ा दी। सरकार ने लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों को घर से निकलना पड़ा। लेकिन दिल्ली में रहकर नोएडा या नोएडा में रहकर दिल्ली में काम करने वालों का स्वागत बॉर्डर पर जैम ने किया। दोनों ही तरफ की पुलिस एक-एक गाड़ी वाले से पास मांगती दिखी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कालिंदी कुंज में, और आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में कि यहां उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और जिन गाड़ियों के पास नहीं है उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर बिना पास वालों के लिए राहत की कोई राह निकलती नहीं दिखी। पास नहीं होने के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पार कर नोएडा आने वालों को नोएडा पुलिस ने रोक दिया और जब वो दिल्ली की तरफ लौटे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने इलाके में आने से रोक दिया। 1.5 घंटा से हम वेट कर रहे हैं, हम परमिशन के लिए। हम सारे जितने भी यहाँ नोएडा की पुलिस है एक-एक करके सबके पास कर रहे हैं। कुछ लोग तो बाइक पर फर्जी पास लगाकर नोएडा जाने की कोशिश करते नजर आए, जिनका ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। ये सब फर्जी है, परेशान कर रहे हैं, लगा के आते हैं सब। बताया गया कि काम पर निकले बहुत सारे लोग घंटों तक परेशानी झेलने के बाद चालान कटाकर लौटने को मजबूर हुए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मंगलवार को एक बार फिर भयानक हमले से थर्रा गई। काबुल के पश्चिमी इलाके में आतंकवादियों ने एक मैटरनिटी अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसमें 2 नवजात समेत 16 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल की इमारत से 100 महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और इस हमले में 15 लोग घायल भी हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। भारत ने मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हुए इस हमले की निंदा की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दूसरे राज्यों से लौटे एक मजदूर के साथ एक अधिकारी ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना तब हुई जब गुजरात से आई एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कई मजदूर प्रतापगढ़ स्टेशन पहुंचे थे, जहां से उन्हें बसों में बैठाकर रवाना किए जाने के दौरान एक अधिकारी ने एक मजदूर को लात मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कई मजदूर लाइन में लगकर एक बस पर चढ़ते दिखाई दिए। तभी कंधे पर काले रंग का बैग लिए एक मजदूर लाइन से अलग होकर बस पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा, जिसे देखकर पास में खड़े मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे एक जोरदार लात मार दी। कोरोना वायरस से बचने के लिए बस पर चढ़ रहे सभी मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। हालांकि वहां कई अधिकारी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने मजदूर से बदसलूकी का वीडियो ट्वीट कर सरकार से लात मारने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसका जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया है और संबंधित जो भी इसमें अधिकारी या कर्मचारी लिप्त हैं उनको कठोर चेतावनी जारी की गई है। मुंबई से पैदल अपने गांव के लिए निकले मजदूरों को एक संस्था ने चप्पलें बांटकर उनकी मदद की। 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से मुंबई में फंसे इन मजदूरों के सामने काम न होने की वजह से खाने का संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद ये मजदूर तेज गर्मी में घिसी हुई पुरानी चप्पलें पहनकर पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। एक मजदूर के तो सिर्फ एक ही पैर में चप्पल दिखी। ऐसे में आवास फाउंडेशन नाम की संस्था से जुड़े लोग मजदूरों की तकलीफ समझकर आगे आए और उन्हें चप्पलें बांटते दिखे। संस्था ने लोगों से भी चप्पलें दान करने की अपील की। ऐसे चप्पलें 500 और 100 के आसपास स्लीपर और 200 पुरानी चप्पलें हम लोग डोनेट करें और ये मुहिम हम रोज चलाएंगे। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि वो लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान बांटने के लिए निकलते थे तो गांव जा रहे मजदूरों के पैरों में चप्पलें नजर नहीं आती थी। ऐसे में उन्होंने मजदूरों को चप्पलें बांटने का फैसला किया। भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने पटना में मौजूद बिहार पुलिस मुख्यालय में भी दस्तक दे दी है।
जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात एक अधिकारी का सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षाकर्मी को उसके परिवार के साथ क्वारंटीन कर दिया गया। जबकि जिस अधिकारी के साथ ये सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उनकी भी कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। साथ ही कोरोना की चपेट में आए इस जवान के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों ने अपने गांव लौटते वक्त मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर हंगामा किया। बताया गया कि प्रशासन ने इन मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे नाराज मजदूरों ने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे पर जुटे इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा और ये सभी लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े नजर आए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर रोके जाने से भड़के मजदूरों ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। कोई कुछ आदमी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है। बताया गया कि ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के हैं, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पैदल चलकर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर पहुंचे, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को बसों से यूपी बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही कुछ बसें मजदूरों को लेकर वहां से जाती नजर आईं, मगर इन बसों में सवार लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और कई लोग तो बसों की छतों पर बैठे नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज चैनल की पत्रकार से उलझ गए। विजय जियांग नाम की पत्रकार ने ट्रंप से कोरोना वायरस की जांच पर एक सवाल पूछा, जिस पर ट्रंप ने उन्हें चीन से सवाल करने की सलाह दे डाली। पिछले महीने भी डोनाल्ड ट्रंप और इस पत्रकार के बीच एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस हो गई थी। Many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. बात यही नहीं थमी। ट्रंप के जवाब पर रिपोर्टर ने फिर उनसे सवाल किया और मामला इतना गर्म हो गया कि ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही खत्म कर दी। Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों में होम्योपैथिक दवा बांटी गई। ये जिम्मा दुनिया के दूसरे सबसे पुराने होम्योपैथिक संस्थान मेदिनीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने संभाला। और इस काम के लिए डॉक्टरों की 2 टीमें बना दी गईं, जो एक इलाके में हर घर तक पहुंची। पीपीई किट पहनकर सड़कों पर उतरे इन डॉक्टरों ने घर घर जाकर लोगों में होम्योपैथिक दवा के साथ पर्चे बांटे। पर्चे के जरिए लोगों को बताया गया कि कोरोना से बचाव कैसे किया जा सकता है। साथ ही लोगों को दवा लेने का तरीका भी बताया गया, ताकि उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाए और वो इस बीमारी से लड़ सकें। डॉक्टरों ने बताया कि जो दवा लोगों में बांटी जा रही है, उससे कोरोना से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन लड़ा जरूर जा सकता है। That if they will taken this medicine, they will be capable to fight with the coronavirus. लोगों में दवा बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। ये सभी डॉक्टर कुछ दूरी बनाकर ही लोगों को दवा देते नजर आए। दवाई दे के गया सुबह को खाने के लिए, फ्री में दिया गया। हाँ, फ्री में दिया गया। मिशन वंदे भारत के तहत मलेशिया से 225 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान मुंबई पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सभी भारतीयों की जांच की गई। इसके बाद सभी को 14 दिन क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया। मिशन वंदे भारत के तहत कोरोना की वजह से कई देशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बेंगलुरु में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर अब स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने गांव लौटने लगे हैं। बेंगलुरु में काम करने वाले ये मजदूर लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गए थे, जो एक ट्रेन के जरिए बांकुड़ा पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया, ताकि सोशल सैनिटाइजर से मजदूरों के हाथ साफ करवाए और उन्हें मास्क भी दिए गए। साथ ही डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान भी मापा। गांव लौटे ये मजदूर काफी खुश दिखे। जांच पूरी होने के बाद इन मजदूरों को बसों की मदद से उनके घर भेज दिया गया। बस में बैठने से पहले उन्हें खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गईं, ताकि उन्हें सफर के दौरान कोई दिक्कत न हो। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच देश के औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन का ग्रोथ रेट -16.7% रहा। देश के औद्योगिक उत्पादन में ये ऐतिहासिक गिरावट बताई जा रही, क्योंकि 2019 में इसी महीने में औद्योगिक उत्पादन का ग्रोथ रेट
2.7% रहा था। यही नहीं, इसी साल फरवरी महीने में औद्योगिक उत्पादन का ग्रोथ रेट पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा +4.5% रिकॉर्ड किया गया था। और औद्योगिक उत्पादन में आई ऐतिहासिक गिरावट के पीछे मार्च महीने में लागू हुए लॉकडाउन को माना जा रहा है। 24 मार्च को ही देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया था, यानी मार्च महीने में एक हफ्ता लॉकडाउन में गुजरा। सबसे ज्यादा गिरावट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दर्ज की गई। मार्च महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट -20.6 दर्ज किया गया। इसके अलावा बिजली उत्पादन में भी मार्च महीने में भारी गिरावट रिकॉर्ड हुई। बिजली उत्पादन का ग्रोथ रेट मार्च महीने में -6.8% दर्ज किया गया। तमिलनाडु के मदुरई में राशन लेने पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर धक्का मुक्की की। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सफाई कर्मचारियों के बीच राशन बांटने वो पहुंचे थे। जहां सफाई कर्मचारियों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन्होंने राशन लूटने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी। जिसके हाथ जो लगा वही लेकर चलता बना। इससे पहले राशन लेने के लिए सफाई कर्मचारी कतारों में खड़े दिखाई दिए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और वो एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े नजर आए। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने एक एक कर कर्मचारियों को राशन देना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां भीड़ बेकाबू हो गई। जिसके बाद कार्ति चिदंबरम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाते ही वहां मौजूद कर्मचारी राशन लेने के लिए टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, राशन लेने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते भी दिखाई दिए। कुछ लोग तो सड़क पर गिरे सामान को थैलियों में भरते भी नजर आए। आंध्र में विशाखापट्टनम के गैस लीक मामले में एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एलजी पॉलीमर्स नाम की जिस कंपनी की केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी, उस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए लोगों ने हंगामा कर दिया। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को भी फैक्ट्री के बाहर रख दिया गया। और जब पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के अंदर जाने से रोका तो एक महिला दरवाजे पर चढ़ गई। वो धक्का मुक्की करते हुए फैक्ट्री में घुस गई और दरवाजे पर लगी कुंडी भी हटा दी। इसके बाद भीड़ भी अंदर घुस आई। पुलिस की तरफ से लोगों को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसे लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। किसी तरह पुलिस ने भीड़ को संभाला और एक एक कर सभी लोगों को वहां से हटा दिया। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मामले में लेफ्ट ने भी सवाल उठाए, जिसके कई नेताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने 9 मई को एलजी पॉलीमर्स कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। CPM party also demanded the ministers and DGP that immediately arrest the LG Polymers management. इस मामले में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैस लीक मामले में अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। देहरादून में नगर निगम के कर्मचारियों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दवा का छिड़काव किया। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने घरों से बाहर निकले। और इन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी शहर की सड़कों पर दवा का छिड़काव करते हुए दिखाई दिए। एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया, जबकि पूरे इलाके की सड़कों और दुकानों में भी दवा छिड़की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी दिन रात पूरे शहर को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हुए हैं। सबको पूरी प्रोटेक्टिव किट दी गई हैं और इस पूरे काम में जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के काम में लगभग 350 लोगों को लगाया गया है, जो डिफरेंट शिफ्ट में अपना ये काम करते रहते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने बाजार में खुली दुकानों के अलावा कई रिहायशी इलाकों में भी घर घर जाकर दवा का छिड़काव किया ताकि लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकें। गुजरात हाई कोर्ट ने धोलका विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया। इस सीट से बीजेपी नेता और गुजरात के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा की जीत हुई थी। उन्होंने 2017 के चुनाव में धोलका सीट पर 327 वोटों के मामूली अंतर से यह जीत हासिल की थी। इस जीत को कांग्रेस नेता अश्विन राठौर ने चुनौती दी थी, जो धोलका सीट पर उस समय चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने चुनाव के दौरान डाक से आए पोस्टल बैलेट वाले 429 वोटों को रद्द करने के फैसले का भी विरोध किया था। कांग्रेस नेता अश्विन राठौर की दलील थी कि ये वोट अगर रद्द नहीं किए जाते तो चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में आया होता, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने सही मानते हुए धोलका विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगाने की अपील को भी खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लॉकडाउन के बीच भी देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कई शादियां हो रही हैं। एमपी के मंदसौर में भी ऐसी ही एक शादी हुई, जहां दूल्हा दुल्हन ने कुछ दूरी पर खड़े होकर लकड़ी के जरिए एक दूसरे को वरमाला पहनाई ताकि दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस शादी में बेहद सादगी के साथ सभी रस्में पूरी की गईं। रस्मों के दौरान दूल्हा दुल्हन और शादी कराने पहुंचे पंडित समेत परिवार के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क पहने दिखे। बताया गया कि शादी की तारीख काफी पहले से तय थी।
और इसीलिए इस जोड़े ने तय वक्त पर ही शादी करने का फैसला किया। शादी की तारीख 2-3 महीने पहले ही फिक्स हो चुकी थी, इसलिए हमको शादी करनी पड़ी। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और बिना किसी धूमधाम के घर में ही दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। दूल्हे ने बताया कि शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए और सभी रस्मों के दौरान लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। हमने सारी चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखा है, बाकायदा मास्क पहन के और दूरी बनाए रख के शादी की है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला तेज हो गया। इस मिशन का पहला चरण 15 मई तक चलेगा, जिसके तहत एयर इंडिया के विमान भारतीय नागरिकों को वापस लाने में जुट गए। और देर रात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 180 भारतीयों की वापसी हुई। एयर इंडिया का विमान इन सभी लोगों को लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां विमान से उतरने के बाद सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद कोरोना टेस्ट के लिए इन लोगों का सैंपल लिया गया। चेन्नई के अलावा अहमदाबाद में भी एयर इंडिया का विमान उतरा, जिसमें बैठकर फिलीपींस की राजधानी मनीला से 139 छात्र भारत लौटे। वहीं दुबई से भी 177 भारतीय देश लौटे। ये सभी यात्री कोच्चि पहुंचे। विदेश में फंसे इन भारतीयों की वतन वापसी में एयर इंडिया के कर्मचारियों का सबसे अहम योगदान है, क्योंकि कोरोना संकट काल में वो जान पर खेलकर भारतीयों को वापस लाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके इसी जज्बे को सलाम करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विमान के अंदर बैठे यात्री ताली बजाते नजर आए और उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने का खर्च ये लोग खुद उठा रहे हैं। खबर है कि इस मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक चलेगा, जिसके तहत 31 देशों से भारतीयों की वापसी होगी, जिनमें सेंट्रल एशिया और यूरोप के देश शामिल हैं। दूसरे चरण में 149 विशेष विमान और फीडर फ्लाइट के जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत सरकार इस मिशन में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छात्रों और बीमार लोगों को प्राथमिकता दे रही है। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 6000 से ज्यादा लोग वतन लौट चुके हैं। यूपी के फिरोजाबाद में नियमों के तहत कांच के कारखानों में कामकाज फिर से शुरू हो गया। लॉकडाउन के बाद से ही वहां सभी कारखाने बंद थे, जिनमें कुछ कारखानों को कुछ शर्तों के साथ फिर से खोल दिया गया, ताकि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कामकाज शुरू करने से पहले इन कारखानों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। एक कर्मचारी फैक्ट्री की सभी मशीनों पर केमिकल का छिड़काव करता दिखा। फैक्ट्री में आने वाले सभी कर्मचारियों की गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उन्हें सैनिटाइज करने वाले एक टनल से होकर गुजारा गया। फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी मशीनों की जांच करते नजर आए, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े थे। बताया गया कि फैक्ट्री में पूरी तरह से कामकाज शुरू होने के बाद भी फिलहाल सिर्फ आधे मजदूर ही काम करेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी लेबर कम से कम कोशिश करते हैं कि 2 मीटर से दूर रहें आपस में। नेपाल से तनाव के बीच चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए एक नया मिशन भेजा, जो खराब मौसम की वजह से रास्ते में ही अटक गया। चीन के सरकारी न्यूज चैनल ने हाल ही में पूरे एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया था, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई नापने के लिए चीन ने एक टीम भेजी। हालांकि ये टीम पहाड़ पर आए बर्फीले तूफान की वजह से रास्ते में ही अटक गई। बताया गया कि उस वक्त वो लोग करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके लिए आगे का सफर तय करना मुश्किल हो गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और इसका एक हिस्सा नेपाल में तो दूसरा चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। लेकिन पूरे माउंट एवरेस्ट पर अपना अधिकार जताने के साथ ही चीन ने पहाड़ की अपनी तरफ वाली ढलान पर 5G नेटवर्क वाले टावर भी लगा दिए थे। रेड जोन में शामिल उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोगों पर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा, जिनके खिलाफ पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि कई लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर बेवजह सड़कों पर उतर आए। मेरठ की सड़कों पर पहले के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। इस बात की जानकारी मिलते ही हरकत में आए पुलिस वालों ने फौरन शहर की सड़कों पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े थे, पुलिस ने उनको जाने दिया, मगर जो बिना वजह घरों से निकले, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लॉकडाउन का पालन तो शुरू से ही कराया जा रहा है और अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को जरूरत का जो सामान है वो भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। शहर के एक इलाके में एक पुलिस वाला लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करता नजर आया। 2 पहिया वाहन पे केवल 1 सवारी चलेगी, 4 पहिया वाहन पे ड्राइवर के अलावा 2 सवारी चलेगी। मेरठ में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां पर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया, ताकि कोरोना के असर को कम किया जा सके। बीते 24 घंटे में यहां 15 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इन 15 नए पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 260 हो गया है।
कर्नाटक के चामराजनगर में लॉकडाउन के बीच बीजेपी विधायक निरंजन कुमार के बेटे ने सड़क पर घुड़सवारी की। वो अपने घोड़े पर सवार हो गया और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए सड़क पर आगे बढ़ता रहा। उस वक्त वहां से कई और लोग भी अपनी गाड़ियों से आते जाते दिखाई दिए। घुड़सवारी करने के दौरान बीजेपी विधायक निरंजन कुमार का बेटा मुंह को मास्क से ढका भी नहीं नजर आया। पेड़े के लिए मशहूर झारखंड के देवघर में लॉकडाउन की वजह से पेड़े बनाने का काम ठप पड़ गया है। वहां पेड़े के हलवाइयों के पास कमाई का अब कोई जरिया नहीं है। देवघर में बिकने वाले पेड़े का एक बड़ा हिस्सा वहां 12 ज्योतिर्लिंगों में एक वैद्यनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बैद्यनाथ मंदिर बंद है और पेड़े की जिन दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती थीं, उनके शटर गिरे नजर आए। दुकानों के अंदर पेड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें बंद और बर्तन एक किनारे पड़े दिखे। लॉकडाउन लागू होने से पहले पेड़े की दुकानों में कई किलो माल तैयार था, लेकिन अब वो सड़ रहा है। लाखों रुपए की कच्चे माल की नुकसान तो हुई ही है और ये दुकान बंद होने से अब वो एकदम भूखमरी के कगार पर आ गया है। देवघर और इसके आसपास घोरमारा में पेड़े की करीब 3000 दुकानें हैं, जहां सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन लॉकडाउन ने पेड़ा कारोबारियों की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से यह डिमांड करता हूं, प्रत्येक पेड़ा वाले को भी जो है 10-10 हजार रुपया का पैकेज अभी वो तुरंत राहत कोष में दे। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बार फिर 2 गुटों में झड़पें शुरू हो गई। रविवार को शुरू हुआ संघर्ष के बाद से ही इलाके में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन अचानक हिंसा एक बार फिर भड़क गई और कुछ लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को भी जला दिया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। आगजनी के बाद दूर तक आसमान में काला धुआं उठता दिखने लगा। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी देर तक मशक्कत करती रहीं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल की तैनाती भी कर दी गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कई घंटों के बाद हिंसा पर काबू पाया जा सका, लेकिन इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी हिंसा पीड़ितों से मिलने भी पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस के अफसर उनसे बात नहीं कर रहे। महिला लोग है, बच्चा लोग है, रो रहे हैं, अभी उनका जान भी खतरे में है। और मैंने सीपी को फोन किया था 2-3 बार, लेकिन वो उठाया नहीं। कल भी मेरे साथ बात नहीं किया, मेरे साथ नहीं मिला। लॉकेट चैटर्जी के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर बंगाल के राज्यपाल को एक चिट्ठी दी, जिसमें सरकार से जल्द हालात पर काबू पाने की अपील की गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के थाने में पुलिसकर्मी कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क और दस्ताने बनाने में जुट गए। महामारी के खिलाफ जंग में देश के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी करने के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने के पुलिसकर्मी उन्हीं में से एक हैं। क्योंकि इन लोगों ने कोरोना योद्धाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क और दस्ताने बनाने का बीड़ा उठाया। थाने में तैनात ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी तो निभाई रही हैं, साथ ही थाने के अंदर लगी सिलाई मशीन पर मास्क, दस्ताने और हेड कवर भी सिल रही हैं, जिनकी खासियत यह है कि कपड़े के बने होने की वजह से इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस थाने में अलग अलग शिफ्ट में करीब 50 से 100 मास्क और दस्ताने तैयार किए जाते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस वालों को बांटा जाता है। इसके अलावा इलाके के वो लोग जो ये सब चीजें नहीं खरीद सकते, उन्हें भी मास्क और दस्ताने बांटे जाते हैं। पुलिस स्टाफ के सपोर्ट के साथ हमने ये बना रखे, तो हमने बाकी बना हुआ है। हम डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं बटेंगे, तो भी इलाके में जिसकी जरूरत है हम नहीं बटेंगे। कोरोना वायरस के खतरों के बीच चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में ड्राइव इन त्योहार मनाया गया। यूरोप के इस देश में इस बीमारी के अब तक 8000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से वहां लोग अपने घरों में कैद हैं। और इस माहौल में लोगों के मनोरंजन के लिए एक इलाके में ड्राइव इन त्योहार मनाया गया, जहां लोग अपनी गाड़ियों से पहुंचे, लेकिन कोई भी आदमी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। उन लोगों ने अपनी गाड़ी में ही बैठकर उस संगीत का मजा लिया, जिसे कुछ कलाकार बजाते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी कार के दरवाजों के शीशे नीचे कर उनके सहारे ही बैठ गए। वहीं कुछ लोग कार का दरवाजा खोलकर मस्ती करते नजर आए। इस त्योहार में शामिल होने के लिए पहुंचे सभी लोगों ने तय जगहों पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा किया। सभी गाड़ियों के रुकने के लिए पहले से ही निशान बनाए गए थे। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने में 5 लोग कोरोना को मात देकर वापस लौटे, जिनमें 3 वॉलंटियर और 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 5 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर मंगलवार शाम थाने लौटे, जिसके बाद पुलिस स्टाफ ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की मालाएं पहनाई गईं और टीका लगाकर आरती उतारी गई। मुझे किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ी, वो सभी चीज़ें मेरे SHO श्री अनंत कुमार गुंजन ने मुझे हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करा दी। तो मैं रेगुलर गर्म पानी, काढ़ा और
यूट्यूब में योगा एक्सरसाइज देखकर योगा किया। मैं यहाँ पे पॉजिटिव सोच के साथ आया था कि मैं 1 हफ्ते भर में ही ठीक हो जाऊँगा। मुझे 3-4 दिन में ही काफ़ी फ़ायदा मिला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक मरीज की मौत होने के बाद उसके रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। रिश्तेदारों के मुताबिक वो मरीज को हार्ट अटैक आने के बाद उमरिया से लेकर बिलासपुर के निजी अस्पताल जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। घरवालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मरीज के साथ उन्हें 1.5 घंटे से ज्यादा रोक के रखा और दूसरी बात हार्ट अटैक आने से मरीज की मौत हो गई। घरवालों का यह भी आरोप है कि उनके पास ई पास होने के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया। यही पास देखो बनवा के लाओ। ये पास तो देखो, ये दो लोग 50 गाड़ी निकाले, रोक के रखे, बोला अभी तो इतना अच्छा बोले। बाबूजी एक बार तो बोलिए। हाँ, ई पास वो छोटा भाई दिखा रहा था। एक तो बोला कि हम नहीं पढ़ पाते हैं इसको, ये ई पास क्या लिखा है। ई पास को मानने को तैयार नहीं तैयार थे। बोले वो रूट है बिलासपुर का, वो रूट है, ऐसा बोलते रहे। लोगों के लापरवाही के कारण जाने नहीं दिए, रिक्वेस्ट करते रह गए, बार बार पैर तक टेकने को बोले। और क्या इससे ज्यादा कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना संकट से निपटने में अपनी सरकार के कदमों की तारीफ की और ये भरोसा दिलाया कि देश इस संकट से पूरी तरह उबर सकता है, जिसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। देश के लोगों से अपील की कि संकट के इस वक्त को मौके की तरह देखा जाए। उन्होंने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। ये रकम देश की जीडीपी का करीब 10% है। उन्होंने मजदूरों और रोज कमाने वाले लोगों को इस दौरान हुई मुसीबत का भी जिक्र किया और यह कहा कि ऐसे लोगों को मजबूत करना अब देश की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस संकट से उबरने के लिए देश में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकल पर वोकल का नारा दिया। ये चाइना से बनी हुई चीजें आ रही थी, अब हमें अपनी देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी है। वहीं लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जाएगा, यह भी प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ हो गया। हालांकि अब की बार लॉकडाउन पहले से अलग हो सकता है, नए नियमों वाला होगा, लॉकडाउन 4, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। कोरोना संकट पर देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस 20 लाख करोड़ में वो पैकेज भी शामिल है जिनकी घोषणा लॉकडाउन के ऐलान के बाद आरबीआई ने की थी। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में बनी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि वो लोकल चीजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उनका प्रचार भी करें, वोकल भी हों। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है।
गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत करते हुए भारत के लोगों से लोकल सामान का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आह्वान किया कि 21वीं सदी भारत की सदी हो। इस वाक्य को अब सत्यता में बदलने का समय आ गया है और ये सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ही संभव है। हमें संकल्प लेना होगा कि अब आत्मनिर्भर भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। 130 करोड़ लोगों की शक्ति वाला भारत अगर ठान ले तो हर संकल्प संभव है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अब हर भारतवासी को ये संकल्प लेना होगा कि वो बिना रुके, बिना थके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। उन्होंने आगे लिखा, नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष अपील भी की है। इस विषम परिस्थितियों में जहां सब कुछ बंद था, तब हमारे लोकल हमारे कठिन समय के साथी बने और हमें सहयोग किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का संकल्प लें और अपने लोकल को ग्लोबल बनाएं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया और ट्वीट करके कहा कि आर्थिक पैकेज पर पीएम मोदी की घोषणा का बहुत समय से इंतजार था। देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करते हैं। अब जब और ज्यादा जानकारी सामने आएगी तो पता चलेगा कि किस क्षेत्र को कितना फायदा होगा। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद उन पर निशाना साधा और ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइंस तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर जो है वो पूरा होने का इंतजार रहेगा। घर वापसी करते लाखों प्रवासी मजदूर भाइयों को राहत, घाव पर मरहम, आर्थिक सहायता और सुरक्षित घर लौटने की मदद पहली जरूरत है। उम्मीद थी आप इसकी घोषणा करेंगे। देश राष्ट्र निर्माता मजदूरों और श्रमिकों के प्रति आपकी निष्ठुरता और असंवेदनशीलता से निराश है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। स्टेशनों पर भीड़ को काबू करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया गया, जिसके लिए रेलवे पुलिस के साथ मिलकर राज्यों की पुलिस ने पहले से तैयारी की थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन के रवाना होने से कई घंटे पहले ही लोग जुटने शुरू हो गए। 2 गज की दूरी बनाते हुए लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते रहे और लोगों की लाइनें लंबी होती चली गईं। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर तमाम लोग जो हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि सभी की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद ही सबको उनकी सीट पर बैठने दिया जाएगा। हैरानी की बात यह रही कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कई लोगों को घंटों तक पैदल चलना पड़ा। कुछ लोग सुबह 6 बजे घर से पैदल निकले और कुछ लोगों ने बीती रात से ही चलना शुरू कर दिया। मानेसर से आए। मानेसर से यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल आए हैं। क्यों, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली? गाड़ी तो नहीं मिली। कपासरा बोल रहा। यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल। गाड़ी नहीं मिली? नहीं, गाड़ी नहीं मिली। इंटरनेट से टिकट बुक कराने वालों को ही स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी गई, लेकिन सुबह के वक्त पुलिस के लिए बिना टिकट आने वालों को हटाना भी चुनौती बन गया। पुलिस के बड़े अधिकारी बार बार लोगों से अपील करते रहे कि टिकट न होने पर स्टेशन की तरफ न आए। जिसके पास टिकट नहीं है वो यहाँ कृपया करके पहाड़गंज साइड पे ना आए। जो श्रमिक ट्रेन का इंतजाम है वो ऑलरेडी लोगों को मालूम है। लेकिन तैयारी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों में हुई जहां स्पेशल ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, इसलिए स्पेशल ट्रेनों की टिकट कुछ ही घंटों में बुक हो गई। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए ट्रेन शाम के वक्त चलनी थी, लेकिन सुबह से ही लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया। स्टेशन के बेस किचन में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाने का इंतजाम किया गया। ये जो पूरा परिसर है बेस किचन का मुंबई सेंट्रल में, यहाँ पर यात्रियों को रुकाया गया है, क्योंकि धीरे धीरे यात्री यहाँ पहुंचेंगे। ट्रेन को छूटने में भी टाइम है, करीब 5:30 बजे का वक्त है। स्टेशन पर साफ सफाई का काम एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। ट्रेन के पहुंचने से कुछ घंटे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ और निशान बनाए गए। साफ सफाई का काम फिर से किया गया। हालांकि इन ट्रेनों में खाने पीने की सुविधा नहीं है, लेकिन यात्रियों के लिए पीने के पानी की बोतलों का इंतजाम जरूर किया गया। मुंबई सेंट्रल से जो ट्रेन आज दिल्ली के लिए छूटेगी, उसके लिए ये देखिए सारा सामान जो यात्रियों को दिया जाएगा ट्रेन में यात्रा के दौरान, पानी वगैरह की बोतल्स, तमाम जो चीजें हैं, ये अब धीरे धीरे स्टेशन की तरफ लेके जाई जा रही हैं। हालांकि मुंबई में ज्यादातर लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यात्रियों के लिए टैक्सी चलाने की इजाजत दे दी गई।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर तो एक महिला पीपीई किट पहनकर पहुंच गई, जिसे उसने खास तौर पर सफर करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। महिला ने अपने आप को ही नहीं बचाया बल्कि अपने बैग को भी पूरी तरह ढक लिया। महिला ने बताया कि दिल्ली में उसके भाई का निधन कुछ दिन पहले हुआ था और वो भाई के अंतिम संस्कार में लॉकडाउन के कारण नहीं पहुंच पाई थी। सुरक्षा बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं कैरियर बनना नहीं चाहती हूँ। किसी के लिए भी, अपने देशवासियों के लिए, जनता के लिए, किसी के लिए भी मैं कैरियर नहीं बनना चाहती हूँ। जो भी लोग स्टेशन पर पहुंचे उनके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ दिखी। घर जाने को मिल रहा है तो राहत की सांस तो ले ही रहे हैं। फाइनली घर लौट रहे, अपने बच्चों में जाएंगे। उधर चाहिए 10 महीने तक रहे, बच्चों में तो रहेंगे, सुकून से रहेंगे। मुंबई ही नहीं, अहमदाबाद में भी ट्रेन के पहुंचने से पहले साफ सफाई का काम तेज हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली। ऐसी ही तैयारी कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर भी दिखी। ट्रेन के हर डिब्बे पर केमिकल का छिड़काव किया गया। स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन जुट गई। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया और मेडिकल स्क्रीनिंग से पहले सबके हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए गए। हालांकि रेलवे ने साफ किया कि वो यात्रियों के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन चलाने का ही इंतजाम करेगी, यानी स्टेशन से घरों तक पहुंचने का इंतजाम राज्य सरकारों को ही करना होगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि कई यात्रियों के घर उस स्टेशन से कई किलोमीटर दूर हैं जहां तक ट्रेन चलाई गई। इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा, जैसे पहले राजधानी जैसी ट्रेनों में होता था। लेकिन ट्रेनों में पीने के पानी की बोतल के अलावा पैक किया हुआ सूखा खाना यानी चिप्स और बिस्किट जैसा सामान लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। एक अहम बात रेलवे ने यह भी कही है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर शख्स के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का दावा किया कि भारत में अब रोजाना 1 लाख मरीजों की कोरोना जांच कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, जिसमें उन्होंने देश भर में रोजाना कोरोना के 1 लाख टेस्ट किए जाने का दावा किया। हालांकि आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोजाना 1 लाख से कम टेस्ट किए जा रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश भर में 484 लैब में कोरोना की जांच की जा रही है, जिनमें 347 सरकारी और 137 निजी लैब हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत में डबलिंग रेट में सुधार होने की बात कही है। भारत में अभी डबलिंग रेट 12.2 है, जबकि पिछले 14 दिनों से डबलिंग रेट 10.9 था। डबलिंग रेट का मतलब ये है कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितने दिनों में दोगुनी हो रही है, ये जानना। यही नहीं, बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का भी दावा किया कि भारत में कोरोना से मरने वालों की जो दर है वो 3.2% है, जो दुनिया में कोरोना से मरने वालों के औसत दर के मुकाबले आधे से भी कम है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने रिकवरी रेट हर दिन बेहतर होने की भी बात कही। इस वक्त भारत में रिकवरी रेट करीब 32% है। मतलब ये है कि कोरोना के हर 100 मरीज में 32 मरीज ठीक हो रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के 262 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक दिन में वहां कोरोना की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से सबसे खराब हालत अहमदाबाद की है, जहां एक दिन में 267 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की कुल संख्या 6353 हो गई। वहीं अहमदाबाद में कोरोना की वजह से 24 घंटे में 21 लोगों की मौत होने के बाद वहां अब तक कुल 421 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां कोरोना वायरस के खतरे के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतर आए और वहां के वित्त मंत्रालय को घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी वहां तैनात पुलिस वालों से जोरदार झड़प हो गई। पुलिस वालों ने अंदर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के तेवर देख वहां भगदड़ मच गई। हालांकि सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और उन्होंने दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग मंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए। लेबनान में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान लोग पिछले काफी वक्त से सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान को गरीबों, मजदूरों के लिए मददगार बताया। कोरोना संकट से उभरने के लिए, देश के गरीब के लिए
किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि किसानों के लिए अलग से किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई। पहले भी जब कभी इस तरह का पैकेज का घोषणा हुआ है तो वो केवल कागजों पर ही रह गया है। उसको लीपापोती करके किसी तरह से जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री जी का हर पैकेज हुआ है। ये भी उसी तरह का पैकेज नहीं साबित हो, फ्रूटफुल पैकेज हो जिससे सही मायने में उद्योग जगत के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, किसान को, नौजवान को, सबको अगर फ़ायदा पहुंचता हो तब इस पे कोई काम बने। जेडीयू ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया। साथ ही जेडीयू ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की जरूरत है। के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। अब समय आया है जब इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, जो स्वदेशी पर आधारित होगी और आत्मनिर्भरता के केंद्र बिंदु का आधारित होगी। टीएमसी ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितने पैसे किसे दिए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। 20 lakh crores, 10% of GDP, but little asterisks there saying some conditions apply because we saw no details. Is it really that much? Because when they announced the relief package, when you looked closely, you saw the relief package was actually much less than what was actually stated. How is all this going to be paid for? You know, it's a little like an HR manager who offers you get something in hand, but your cost to company is 10 times more than what you actually get in hand. वहीं योग गुरु रामदेव ने घरेलू चीजों की ज्यादा खरीदारी के पीएम मोदी के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा। मोदी जी का आज एक बहुत बड़े संकल्प की सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर के एक संकल्प लें। हम स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, इस पर गौरव अनुभव करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और सब मिल करके स्वदेशी से एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करेंगे। उधर मुंबई में कोरोना की वजह से एक और पुलिस वाले की मौत हो गई। मुंबई के शिवड़ी थाने में तैनात एसआई मुरलीधर वाघमारे की मौत कोरोना की वजह से हुई। मुंबई में अब तक कुल 5 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में इस बीमारी की चपेट में आकर कुल 8 पुलिस वाले जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 426 मरीज मिले हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या भी बढ़ गई। इसी के साथ 14,781 हो गई है वहां पर। मुंबई में एक ही दिन में कोरोना की वजह से 28 लोगों की मौत हुई। अब तक वहां कुल 556 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक दिन में महाराष्ट्र में 1026 मरीज मिलने के बाद वहां कुल संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे मजदूरों को 14 दिन के लिए अलग अलग जिलों के क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन वहां बदइंतजामी ने राज्य की नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना, कैमूर और अररिया में तो क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने खाने पीने की समस्या और गंदगी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और पटना के पंडारा के इलाके में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में तो मजदूरों ने तोड़फोड़ भी की। पंडारक में एक सरकारी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को 14 दिनों के लिए रखा गया है, जिन्होंने बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया।
क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने नेशनल हाईवे 31 को भी जाम कर दिया। बांस की बल्लियां लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। भाई खाना करने की व्यवस्था नहीं, पानी आधे नहीं आता, गंदगी बहुत ज्यादा वहाँ पर है सर। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों को मनाने की भी कोशिश की। उनसे वादा किया गया कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पटना के एक क्वारंटीन सेंटर की नहीं है। बिहार के दूसरे जिलों में भी मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाया, जिनमें अररिया का भी एक क्वारंटीन सेंटर है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर के नाम पर उन्हें एक खंडहर हो चुके स्कूल में ठहरा दिया गया। मजदूर इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी भी की। उन्होंने प्रशासन पर सड़ा हुआ खाना देने का आरोप भी लगाया। मजदूरों के आरोपों पर प्रशासन की तरफ से भी सफाई दी गई। 4 बजे सुबह में हम कहां से खाना देंगे? खाना का टाइम होता है, खाना बनने नहीं दे रहा है। अररिया की तरह कैमूर के क्वारंटीन सेंटर में भी मजदूरों का गुस्सा देखने को मिला। वहां एक आधी बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग में मजदूरों को ठहराया गया है, जहां आरोप है कि मजदूरों को ना तो समय पर खाना मिल रहा है और ना ही साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, देखिए 12 बज गया, 12 बजे खाना मिला है और देखिए हम लोग बरामदे में रह रहे हैं, आंधी तूफान चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी की अपील पर ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के सामने आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर खींचते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये पैकेज भारत के सामने आई इस आपदा को अवसर में बदलने की जमीन तैयार करेगा। ये पैकेज समाज के हर वर्ग को एक मजबूती देगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाना होगा। नए भारत का निर्माण भारत की धरती पर बने उत्पादों से संभव होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की घोषणा पर ट्वीट किया और कहा कि एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो जीडीपी का करीब 10%, करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई और ईमानदार मध्यम वर्ग आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना से लड़ाई में जीत का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के करीब 7,000 मरीज हैं। इनमें भी 90% मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लॉकडाउन में कई तरह की छूट का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना से उबर चुका है। हालांकि सावधानी नहीं रखने पर कोरोना के दोबारा लौटने की चेतावनी भी दी गई। And we are winning, but we have not yet won. That virus is still out there. That virus still has the great potential to do enormous harm. ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक हफ्ते में सिर्फ 120 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद कई इलाकों में लॉकडाउन में छूट दे दी गई। रेस्टोरेंट और दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया। सड़कों पर भी कई गाड़ियां और बसें चलती नजर आईं। हालांकि वहां छूट के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लॉकडाउन का पालन करवाने गए पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 4 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। थोड़ी ही देर में एक घर से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। इसी तरह पुलिस वालों पर हमला करने के आरोप में 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी भी सड़क पर पिटाई की गई। बाद में सभी को पुलिस के लोग अपने साथ ले गए। इससे पहले लोगों के हमले में पुलिस के 4 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। किसी के सिर में चोट लगी थी तो किसी के पैर में। एक जवान तो चोट की वजह से ठीक से चल तक नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसके साथी उसे उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए। यही नहीं, लोगों के हमले में पुलिस की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा। गाड़ी के शीशे टूटे दिखाई दिए। गाड़ी के बोनेट पर एक ईंट भी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों पर लोगों ने पथराव भी किया था। यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और शिक्षकों को दिए जाने वाले 6 तरह के भत्ते हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इसका सीधा असर 16 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब नगर प्रतिकर भत्ता मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह भत्ता 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मिलता था। इसके अलावा सचिवालय भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया गया। यह भत्ता सचिवालय में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों और हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता था। वहीं अलग अलग विभागों में तैनात जूनियर इंजीनियरों को हर महीने 400 रुपए का जो विशेष भत्ता मिलता था, उसे भी खत्म कर दिया।
साथ ही यूपी पुलिस की विशेष शाखाओं जैसे कि सीआईडी, एंटी करप्शन, सिक्योरिटी, विजिलेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह में तैनात कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता भी खत्म कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला रिसर्च, डिजाइन और अर्दली भत्ता भी खत्म कर दिया गया। जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए जाने वाला इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग भत्ता और अर्दली भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से इन भत्तों को इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के लिए बंद किया था। कोरोना संकट के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों ने गरीबों को राशन बांट रहे टीचरों के साथ साथ एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर तक शामिल हैं। और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये सभी लोग परेशान हैं। इन कर्मचारियों ने ऐसे मुश्किल वक्त में भी वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो इस टाइम पे तनख्वाह ना देने से हम लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। जबकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच गरीबों को खाने पीने का सामान बांट रहे टीचर भी नाराज दिखे। दिल्ली सरकार का जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उससे ये कार्य करवाया जाए। हम लोग अब बिल्कुल इस कार्य को कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वेतन नहीं दे पाने पर नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार से हमारे को पहली तिमाही के 556 करोड़ रुपए लेने थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 153 करोड़ रुपए आया है। लॉकडाउन में राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद अमृतसर में कुछ शर्तों के साथ थोक बाजार में ज्यादातर दुकानें खुल गईं। शहर के रेड जोन में होने के बावजूद वहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुली। वहां कपड़े की दुकानों से लेकर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानें और कॉस्मेटिक्स की दुकानें भी खुली नजर आईं। दुकानों के खुलते ही बाजार में चहलकदमी बढ़ गई और कई लोग घरों से बाहर निकलकर सामान खरीदने बाजार पहुंचे। हालांकि पहले के मुकाबले बाजार में भीड़ कम ही दिखी। जो लोग बाजार पहुंचे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही सामान दिया गया। एक दुकान के बाहर ग्राहक सामान खरीदने के लिए गोल घेरों में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ सोशल डिस्टेंस रख के आएगा, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फायदेमंद है, ये किसी और वास्ते नहीं गा। इसी तरह लुधियाना में भी राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद कई दुकानें 4 घंटे के लिए खोली गईं, जिसके बाद कई कारोबारी सामान ढोने वाली गाड़ियों के जरिए सामान की सप्लाई करवाने में जुट गए। हालांकि सामान की ढुलाई के दौरान कुछ लोग मास्क लगाए भी नहीं दिखे। वहीं कुछ पुलिस वाले बाजार में मौजूद रहे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही सामान बेचे और खरीदें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस मगर 202 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि पहुंचा। वहां सभी यात्रियों को सुरक्षित तट पर उतारा गया और सभी की जांच की गई। इसके बाद आईएनएस मगर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। अब तक नौसेना कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे 900 भारतीयों को जहाज के जरिए भारत ला चुका है। अपने दूसरे अभियान में आईएनएस जलाश्व 700 और भारतीयों को मालदीव से लेकर कोच्चि पहुंचेगा, जिसके 15 मई तक भारत वापस आने की उम्मीद है। के मिशन समुद्र सेतु के तहत हमारे जहाज को ये टास्किंग मिला था, जिसमें कि हमें माले जाकर के हमारे भारतवासियों को इवैक्यूएट करना था। हम माले 10 तारीख के दोपहर को पहुंचे और वहां से हमने 202 यानी 202 इवैक्यूईज को लेकर उसी दिन शाम को निकले। हम आज कोचिन पहुंचे हैं। जयपुर के पास एक गांव में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल गया। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम शुरू करवाया और कई मजदूरों को काम दे दिया। इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और काम करते वक्त चेहरे पर मास्क लगाए हुए भी नजर आए। जो कारखानों में काम कर रहे थे, दूसरे राज्यों से मजदूर राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान के मजदूर हैं, वो क्या करें? अब उसका एक रास्ता खोजा गया है कि नरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परेशान मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने से काफी राहत मिली है। लॉकडाउन होने के बाद में लोगों की रोजगार की डिमांड बढ़ी और राज्य सरकार के आदेश से हमने ये काम चालू करवाया, जिसमें लोगों को काफी राहत मिली है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्य में लौटने वाले सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। हम मन खोल के बिना किसी रोक टोक के नरेगा को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा 25,33,000 लोग आज काम कर रहे हैं। इतने ना यूपी में ना बंगाल में है। राजस्थान जनसंख्या के आधार पर थोड़ा कम है उनसे, फिर भी उसके अनुपात में हम लोग नरेगा को बहुत व्यापक रूप से यहाँ कामयाब कर पाए हैं।
अलग अलग राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर स्पेशल ट्रेनों के जरिए लगातार अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे ही करीब 1200 मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंचे। जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेन के हर डिब्बे से एक एक कर मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। जो मुंह को मास्क से ढके नहीं मिले उन्हें ट्रेन से उतरते ही मास्क दिए गए और फिर एक लाइन में स्टेशन के बाहर भेजा गया। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी तैनात रहे जो लगातार लोगों को हिदायत देते नजर आए। परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया जा रहा है। नियमों का पालन करते हुए ये मजदूर अपने सामान के साथ स्टेशन से बाहर निकले, जिसके बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गांव के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों ने राज्य सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। खिलात पिलात लाई सेवा घर तक भी साधन करा थे, ओकर धन्यवाद करा था भूपेश बघेल के। इसी तरह हैदराबाद से भी कई मजदूर राजनांद गांव पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की। रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कई बसें खड़ी नजर आईं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मजदूर एक एक कर सवार होते दिखाई दिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कोरोना की वजह से 17 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लेकिन अब पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सरकार ने वहां की मेट्रो ट्रेन को फिर से लोगों के लिए खोल दिया, जिसके बाद वो मेट्रो में बैठकर अपने काम पर जाते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान मेट्रो में पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आई और जो थोड़े बहुत लोग उसमें सफर करते दिखे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया और एक दूसरे से दूरी बनाकर मेट्रो की सीटों पर बैठे। हालांकि ज्यादातर सीटें वहां खाली ही दिखी। इसके अलावा सभी लोग मास्क पहने भी दिखाई दिए। सड़कों पर भी पहले की तरह चहल पहल दिखी, लेकिन पहले की तुलना में लोगों की भीड़ वहां भी कम ही नजर आई। Economically, it's a disaster, and today we have the COVID-19 shutdown. बाजारों में भी दोबारा रौनक लौट आई। दुकानों में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। घर से कई दिनों बाद बाहर निकले लोग कॉफी हाउस के बाहर खड़े होकर एक बार फिर कॉफी की चुस्की का आनंद लेते नजर आए। पाबंदियों में छूट के बाद भी वहां की सरकार ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक हालात पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक वो आगे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने पर चिंता जताई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधा की कमी दिखाई दे रही है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत पर दिल्ली सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। आयोग ने अमित कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का सही तरह से इलाज नहीं हो रहा है और मरीजों को कई बार वापस लौटा दिया जाता है। कोरोना संकट के बीच एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रखी। एमसीडी के टीचरों की ड्यूटी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटने में लगी है और कुछ दिन पहले ड्यूटी करने वाली एक टीचर की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी वजह से राशन बांटने की ड्यूटी कर रहे एमसीडी अध्यापक परेशान नजर आए और एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रख दी, जिनमें सबसे अहम पीपीई किट और थर्मल स्क्रीनिंग है। किट चाहिए और क्या नाम है 15 दिन पे हमारी जांच होना चाहिए। जो राशन लेने आते हैं उनकी भी वो होना चाहिए। दिल्ली सरकार की जन आहार योजना के तहत एमसीडी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को राशन बांटने की जिम्मेदारी मिली और ये अध्यापक स्कूल की कक्षा में जमीन पर बैठकर लोगों को अनाज बांटते नजर आए। दिल्ली में एमसीडी टीचर से मांग कर रहे हैं कि राशन ड्यूटी से उनको हटाया जाए। एमसीडी स्कूल्स में इसी तरह से जो टीचर्स हैं इनको राशन बांटने की ड्यूटी दी गई है। इन अध्यापकों ने दिल्ली सरकार के सामने जो मांगे रखी, उनमें एक मांग ये भी है कि अगर ड्यूटी करने वाले किसी अध्यापक की कोरोना से मौत होती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की मदद मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यापकों की इस मांग को माना और जिस अध्यापक की कोरोना से मौत हुई उसके परिवार को सम्मान राशि देने का ऐलान किया। बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। राशन बांटने की ड्यूटी पर तैनात एमसीडी के स्कूल की एक टीचर की 4 मई को मौत हो गई थी। वो गरीबों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला खाना बांटते समय कोरोना का शिकार बनी थी। यही वजह रही कि उनकी मौत के बाद दूसरे टीचर घबरा गए और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी और मांग की कि उन्हें राशन बांटने की ड्यूटी से हटाया जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उनकी कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें सबसे अहम शर्त पीपीई किट देने और समय समय पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाने की। यही नहीं, इन लोगों की मांग है कि सरकार हर 15 दिन पर उनका कोरोना टेस्ट करवाए और अगर ड्यूटी के दौरान किसी टीचर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। यही नहीं, एमसीडी शिक्षक संघ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री उनकी जगह दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव घातक होगा। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव का ये सही वक्त नहीं है। आज हमारे राज्यों में जो मनरेगा वेजेस इस कंट्री में सबसे लोएस्ट है। इवन भारत सरकार के अभी अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी हम 200 रुपीज़ वेजेस नहीं दे पा रहे हैं और ये वेजेस बढ़ाने का भी हमने रिक्वेस्ट किया है और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो हम लोग बहुत डिले पेमेंट करते हैं मनरेगा में उसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए। जो अभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को अभी डाइल्यूट किया जाए ताकि हम लोग टाइमली लेबर को पेमेंट कर पाएँ। और इसी बीच बड़ी खबर, देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 74,281 हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में 3525 मरीज जो हैं वो बढ़े हैं, जबकि 122 लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अब तक 24,386 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ होने के बाद वो अपने घर गए हैं। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों में आंकड़े देखें मरीजों के, तो वो 3,525 के करीब जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है और इसी के साथ साथ 122 लोगों की मौत हुई है, यानी मौतों की संख्या जो है वो बढ़ी है। ये चिंता बढ़ा रही है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये जो आंकड़ा था मौत का वो 100 के अंदर ही था, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है मौत का वो 122 पहुंच गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सबसे बड़ी सब्जी मंडी को कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाने की वजह से बंद करना पड़ा। अब वहां की सब्जी मंडी को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डे में शिफ्ट कर दिया गया। और चंडीगढ़ के सबसे बड़े बस अड्डे के जिन प्लेटफॉर्म पर कभी बस यात्रियों की भीड़ होती थी, वहां अब सब्जियों की थोक दुकानें खोल दी गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ISBT को सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सेक्टर 26 सब्जी मंडी के नजदीक ही बापू धाम इलाका है, जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं सेक्टर 17 के बस अड्डे को सब्जी मंडी में तब्दील हुआ देख लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। यहाँ सोचें था कभी सब्जी बिकेगी, यहाँ तो साफ सुथरा था, बस स्टैंड था, आने जाने के लिए बना हुआ था। चंडीगढ़ का मेन सेक्टर 17 है ये। यहाँ आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ सब्जी के थोक और फुटकर दुकानदारों को ही मंडी में तब्दील बस अड्डे में आने जाने के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। वो तो सर परेशानी तो वहाँ पे भी थी, यहाँ तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगा। वहीं चंडीगढ़ में सब्जी के थोक दुकानदारों का आरोप है कि मंडी शिफ्ट करने से उनकी परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ दिक्कत आ रही है, लेबर पहले है नहीं, अब लेबर वहाँ से लेके आनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है। उनको खाना खाने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।